राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी में आपका स्वागत है। रचना रसोई में पराठे सेक रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। रचना ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने घर की पुरानी काम वाली बाई कमला खड़ी थी। कमली को देखकर रचना बहुत खुश हो गई, क्योंकि शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई थी तो उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। घर में कमली ही थी जो उसके दुख दर्द को समझती थी, उसे संभालती थी। वह काफ़ी बुजुर्ग थी तो रचना भी उसका काफ़ी सम्मान करती थी, लेकिन उसका साथ भी रचना को ज़्यादा दिन तक नहीं मिल पाया, क्योंकि बहू के आने के बाद काम वाली बाई का खर्च सास को बोझ लगने लगा। तो सास ने काम वाली बाई को काम से हटा दिया और रचना को काम वाली बाई बना दिया। आज रचना की शादी को 3 साल हो चुके थे और तब कमली आई थी। इतने दिनों के बाद कमली को देखकर वह बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी रचना की सास कमरे से बाहर आई और कमली को देखते ही नाक मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे अब तो जहाँ क्या लेने आई है। तो कमली कहने लगी, मालकिन मैंने इतने सालों तक आपके जहाँ काम किया है, आपको शायद याद नहीं है कि जब मैंने काम छोड़ा था तब मेरे 20 दिनों की पगार बाकी थी। आपने कहा था कि आप बाद में दे देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया था। मैं भी 1-2 बार आई, उसके बाद मैंने आना छोड़ दिया, लेकिन अभी मुझे रुपयों की बहुत ज़रूरत है। मेरी बेटी मंजू की कॉलेज में फीस भरनी है। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी तो मैं काम पर नहीं जा पाई थी। मंजू ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह अपना खर्च निकाल रही है, लेकिन घर के खर्चे भी हैं और उसकी पढ़ाई का खर्च भी है। तो आप थोड़ी सी मदद कर देती तो मेरी बेटी का भविष्य संवर जाता। यह सुनकर रचना की सास उसे गुस्से से फटकारते हुए बोली, अरे बेवकूफ़ औरत, तेरा हिसाब किताब तो मैंने कर दिया था। शायद बुढ़ापे में तेरी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। जहाँ क्या मैंने कोई कंपनी खोल कर रखी है कि सालों बाद आकर तुम अपना हिसाब किताब मांग रही है। चल भाग यहाँ से। कमली की आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी कमली की बेटी मंजू भी वहाँ पर आ गई। वह बगल के घर में ही ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई थी। उसे सब पता था कि रचना की सास कैसी है। उसने धीरे से कहा, माँ चलो जहाँ से, मैं कोई और इंतजाम कर लूँगी, तुम परेशान मत हो। रचना को यह सब देखकर बड़ा दुख हो रहा था। वह भी जानती थी कि मंजू पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, क्योंकि उसने खुद छत पर से देखा था कि वह बगल के घर में बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ाती है। ऊपर से कमली से भी उसे विशेष लगाव था, तो वह कमली की मदद तो करना चाहती थी, लेकिन उसके पास तो खुद ही रुपए पैसे नहीं होते थे, तो वो भला उसकी मदद कैसे करती। वह लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन रचना के मन में भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। आखिरकार उसने सोच लिया कि उसे क्या करना है। अगले दिन वह बाजार से सामान लेने के बहाने घर से निकली और उसने अपना झुमका बेच दिया और वापस आते समय वह कमली के घर चली गई। मंजू उस समय बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसने मंजू की माँ के हाथ में रुपए रखते हुए कहा, काकी यह रुपए रख लो, आपके काम आएंगे। यह सुनते ही कमली ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। फिर पूछने लगी, लेकिन बिटिया तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। रचना खामोश रह गई। मंजू भी गौर से उसे देख रही थी। मंजू ने भरे गले से कहा, भाभी मुझे पता है रुपए कहाँ से आए हैं। थोड़ी देर पहले मैं बाजार से आई हूँ। मैंने देखा कि आप दुकान पर अपने झुमके बेच रही थी। आपने झुमके बेचकर 6 रुपए माँ को दिए है ना। रचना ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया तो मंजू रचना के गले लगकर फूट फूट कर रोने लग पड़ी और कहने लगी कि जहाँ कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था और अपने बिना कोई रिश्ते के मेरी इतनी बड़ी मदद की, ये रुपए मैं कैसे रख सकती हूँ।
रचना कहने लगी, जाने दो मंजू, भविष्य में जब तुम कुछ बन जाओगी मेरे लिए इतना ही काफी होगा। इतना कहकर उसने प्यार से मंजू को गले से लगा लिया। मंजू ने ही मन ठान लिया था कि वह इन रुपयों को बर्बाद नहीं होने देगी। साल भर साल बीतते चले गए। मंजू पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी। रचना को बीच बीच में उसकी खबर मिलती रहती थी। इधर रचना भी माँ बनने वाली थी तो वह बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सास गर्भ अवस्था में भी उससे खूब जमकर काम करवाती थी। रचना के मायके में उसकी माँ नहीं थी, बस भैया भाभी ही थे, तो डिलीवरी के लिए वह मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि रचना की भाभी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। इसीलिए रचना को मजबूरन ससुराल में सास के अत्याचार सहते हुए ससुराल में ही रहना पड़ रहा था। देखते ही देखते रचना को 5वां महीना शुरू हो चुका था। इसी बीच एक शाम में खबर मिली कि रचना के पति का एक्सीडेंट हो चुका है। यह खबर मिलते ही रचना जल्दी जल्दी से अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। अब रचना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर में एक पति ही था जो कभी कभार उससे प्यार से बात कर लेता था। वो किसी तरह अपने जीवन के दिन काट रही थी और अब तो वो माँ बनने वाली थी, तो सोचती थी कि अपने बच्चे के साथ अच्छा समय बिताएगी। लेकिन यह खबर सुनते ही उसे ऐसा गहरा सदमा लगा कि उसने अपने आजन्मे बच्चे को भी खो दिया। ऐसे समय में उसकी सास तो बिल्कुल पागल ही हो गई थी। वह इस सब का जिम्मेदार अपनी बहू को ठहराते हुए कहने लगी कि तू ही मेरे बेटे को खा गई। अब रचना को समझ में नहीं आ रहा था कि भला वो अपने पति को कैसे खा सकती है। उसे अब एक ही दुख नहीं था, बल्कि उसने तो अब अपने बच्चे को भी खो दिया था। फिर भी उसकी तकलीफ समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। सास हद से भी ज्यादा कठोर हो गई थी। वह दिन रात उसे गालियाँ देती थी और उसके खाने पीने में भी कटौती करने लगी थी। कि उसके पति को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके सास का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया था। रचना का तन और मन अभी भी बहुत कमजोर था। वह कुछ समझ पाने की स्थिति में भी नहीं थी, इसीलिए वह सब कुछ सहन किए जा रही थी। ऐसे ही एक दिन रचना आंगन में बैठी हुई थी। उसकी सास आकर कहने लगी, अरे ओ मनहूस, खाना नहीं बनाना क्या? रचना कहने लगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं माँ जी, मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। तब उसकी सास गुस्से से उसकी पीठ पर जोर से लात मारते हुए बोली, बहू तूने कौन सा बच्चे पैदा किए हैं जो तुम कमजोर हो गई? एक तो बांझ बनकर बैठ गई, अब घर के काम करने में भी 1000 नखरे हैं। तभी उसकी सास के गाल पर एक जोर सा तमाचा पड़ा, तो वह हक्की बक्की सी पीछे पलटकर देखने लगी। पीछे मंजू खड़ी थी। मंजू को देखते ही वह घबरा गई, क्योंकि मंजू पुलिस की वर्दी में खड़ी थी। वह घबराकर कभी बहू की ओर देख रही थी, कभी मंजू की ओर। मंजू को पुलिस की वर्दी में देख रचना भी हैरान रह गई थी। मंजू ने आगे बढ़कर रचना को संभाला और उसे कुर्सी पर बैठाकर उसके लिए पानी लेकर आई। रचना की सास हक्की बक्की सी एक कोने में खड़ी थी। मंजू ने रचना की सास को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम निर्दयी और कठोर थी, यह तो मुझे पता था, लेकिन तुम भाभी पर हाथ उठाओगी, यह बात मुझे नहीं पता थी। वैसे तो तुम भाभी के साथ दुर्व्यवहार पहले ही कर रही थी, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन आज तुमने मेरी आंखों के सामने जिस तरह इनकी पिटाई की है, उसके बाद तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और तुम्हें सजा मैं दिलवाऊंगी। यह सुनते ही रचना की सास थर थर कांपने लगी। वह हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, मुझे तुम लोग माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मंजू ने रचना की ओर देखा। रचना जलती हुई आंखों से सास की ओर घूरती हुई बोली, नहीं, अब तो तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी।
याद है छोटी छोटी गलतियों पर मैं भी ऐसे ही माफी मांगती थी और तुम मुझ पर हाथ उठाती रहती थी। आज मेरे दिल में ना तो तेरे लिए कोई सम्मान है और ना ही कोई परवाह है। फिर मंजू की ओर देखते हुए बोली, मंजू तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। इस औरत को गिरफ्तार कर लो, इसने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मंजू ने उसे आगे बढ़कर संभाला और कहने लगी, भाभी आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। अगर समय पर आपने मेरी फीस भरने के लिए अपने झुमके ना बेचे होते तो आज मैं इस मुकाम तक कभी ना पहुँचती। मैं तो जहाँ पर आपसे अपनी खुशी बांटने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे जहाँ आकर आपका गम बांटना पड़ेगा। यह सब कहते कहते उसकी आंखों में भी पानी आ गया था। अब रचना की सास इतना घबरा गई कि घबराहट के मारे घर से भाग खड़ी हुई। मंजू ने उसे भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे भागने लगी। तभी सामने से आते हुए एक ट्रक से रचना की सास की टक्कर हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ तो अभी रचना की सास को गिरफ्तार करने की बात हो रही थी और अब वो खून से लथपथ सड़क पर असहाय सी पड़ी हुई थी। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। वहाँ जाकर पता चला कि उसकी कमर की हड्डी में गंभीर चोट लगी है। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन उनके बचने की उम्मीद काफी कम थी। आखिरकार 15 दिनों के संघर्ष के बाद रचना की सास ने अपनी अंतिम सांस ले ली। लेकिन इन 15 दिनों में उन्हें ऐसे ऐसे कष्ट से होकर गुजरना पड़ा था कि उसकी जिंदगी भर की सारी ऐश पल भर में हवा हो गई थी। जिंदगी भर चाहे उन्होंने बहू पर कितने भी अत्याचार किए हों, लेकिन अंत में उन्हें इतना दर्द झेलना पड़ा था कि उनकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई थी। रचना भी अब धीरे धीरे खुद को संभेट कर जीने की कोशिश कर रही थी। मंजू ने उसे उसके रुपए तो लुटाए ही, साथ ही अपनी तरफ से एक सोने का हार भी बनवा कर दिया। इसके साथ ही अब वह उसके हर दुख सुख में उसके साथ थी। रचना ने घर में ही आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार सके। जिस घर पर राज करने की बात उसकी सास करती रहती थी, आज उस घर में केवल रचना ही रह रही थी, क्योंकि अब सब कुछ उसका ही तो था। साल भर के बाद एक दिन रचना बाजार जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा था। रचना ने उस बच्चे के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि बच्चे के माता पिता दोनों ही एक सड़क हादसे में गुजर गए थे और तब से बच्चा भीख मांगकर किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तब रचना ने उस बच्चे को सहारा दिया, कानूनी रूप से उसे गोद लेकर उसकी परवरिश की। साल भर साल बीतते चले गए। जब उसके बेटे को नौकरी लगी, उसने नए सिरे से पुराने घर की जगह नया घर बनवाया। अब रचना अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रह रही थी। साल भर के बाद उसने एक अनाथ लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी और अब वह बेटे बहू की खुशियां देख देख कर खुश होती रहती थी। दोस्तों, जो इंसान अकड़ में आकर दूसरे इंसानों पर अत्याचार करते हैं, उनके पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उन्हें अपने किए हुए पापों का फल यहीं पर भोग कर जाना पड़ता है। और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और उन्हें उनके अच्छे कर्मों का फल भी जरूर मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।